यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद पानी पीने का पानी नहीं है। सौरभ भास्कर के पति हैं इसलिए टिकट मिल गया। जब छात्रों पे लाठियां बरसाई गई थी तब मैं यहीं से इसी रोड से लेके असली एनसीपी का जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ है। मैंने इतने चपरासीगिरी का काम दे दिया कि मेरे को ना क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं दे रहा है। सेलिब्रिटी हाउ टू बिकम सेलिब्रिटी टू कार्यकर्ता, ये इस चुनाव में मैंने सीखा है। मैं इसलिए जेल में नहीं हूँ कि उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत है। हम वो लोग हैं जो राजनीति में भी प्यार यहाँ से करते हैं। ये अणुशक्ति नगर क्यों चुना आपने, क्यों चुनाव लड़ने की सोची? सिंबल, कैंडिडेट ये मायने ही नहीं रखता। पैसे से राजनीति होती तो बिरला और टाटा महात्मा गांधी जी को आगे नहीं करते। महाराष्ट्र में मैंने देखा मोदी से ज्यादा होर्डिंग मुझे राज ठाकरे का नजर आया। लड़ाई साथ में मैं ये नहीं, पूछने एक वाला दूसरे से था। लड़ाई अभी हम झगड़े में हैं, अभी झगड़ा चल रहा है। हमारा अच्छा, झगड़ा मैं यही चल रहा पूछने वाला है। था तो बड़ा नेशनल टीवी में बता। मैं अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं वो हम जैसे लोग ही होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच में। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुंबई आया था तो मेरा बड़ा मन था कि कुछ जिंदा दल लोगों से बात की जाए जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जाए जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया, सोचा नहीं था कि फिर राजनीति में भी जाना है। लेकिन जब एनआरसी आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में एक लहर आई और लोग विरोध में खड़े हुए, तो कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो देश में इस आंदोलन के खिलाफ खड़ी हुई, माहौल बनाया और ये सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि इस देश में जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनका हक दिलाने के लिए हम साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कुछ लोग निकले तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गए और मेरे ख्याल से दंपत्ति तो एक ही निकला। अब दंपत्ति के नाम पर आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई में अणुशक्ति नगर में बैठा हूँ। मेरे साथ है फहाद और उनकी प्यारी सी धर्मपत्नी सौरभ भास्कर। फहाद भाई, मेरा बड़ा मन था, मतलब मैं देखना चाह रहा था कि एक इंसान जिसका कोई मतलब नहीं राजनीति में, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ता है, नौजवानों की तो राजनीति करता है, लेकिन इस तरह कभी चुनाव ना लड़ेगा मैं नहीं सोचता था। लेकिन आप मुंबई में अणुशक्ति नगर में, मैं यहाँ घूमा, इतने कम समय में मैंने लोगों की दीवानगी देखी। अरे फहाद, वो एनआरसी आंदोलन में बढ़िया तकरीर देता है, भाषण देता है, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। ये पहले तो ये सवाल है कि अणुशक्ति नगर क्यों चुना आपने, क्यों चुनाव लड़ने की सोची? और दूसरा सवाल ये, ईमानदारी से बताइए, जब एनआरसी आंदोलन में बढ़िया बढ़िया तकरीरें कर रहे थे तो सोचा था कि विधानसभा भी जाने का मन करेगा? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि 4PM ही देखते हैं आजकल हम लोग, गोदी मीडिया तो देखते नहीं हैं, तो आप इतनी दूर से चल के आए हैं। अणुशक्ति नगर ही क्यों? असल में मैं 2016 में बॉम्बे आया। 2016 से लेके आज तक मैं अणुशक्ति नगर में रहता हूँ। मेरा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 1 मिनट की दूरी पे है। वहाँ मैंने पढ़ाई की, वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहाँ आंदोलन किया दलित और आदिवासियों के लिए। उस आंदोलन के बाद जब मेरी मांगें नहीं मानी गई तो स्टेज से मैंने डिग्री लेने को भी मना कर दिया। जब CNRC के अंदर दिल्ली में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब छात्रों पे लाठियां बरसाई गई थी तब मैं यहीं से इसी रोड से लेके चैम्बूर में बाबा साहब अम्बेडकर जो गार्डन है वहाँ उनसे शिकायत करने गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश में नफरत फैला रहे हैं और आपके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में मेरी जो राजनीति रही, हाँ ज़रूर मैं देश भर में घूमता था, लेकिन उसका जो ग्राउंड था, उसकी जो फाउंडेशन थी, वो अणुशक्ति नगर थी। तो शायद अगर, और रही बात भाषण देने के वक्त ये सोचने की कि चुनाव लड़ूंगा, तो वो तो मुश्किल था क्योंकि हमारे आज बहुत सारे साथी जेलों में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच को सच बोला। और सवाल ये उठता है मैं क्यों जेल में नहीं हूँ? मैं इसलिए जेल में नहीं हूँ क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे थे। मैं इसलिए जेल में नहीं हूँ कि उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और उन्होंने ये कहा था कि जब तक कानून व्यवस्था की सवाल आप नहीं उठा रहे हैं, आपको पूरा संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो लेकिन ये ख्याल जब लेकर आए और अचानक टिकट भी मिल गया, ये लोग यहाँ बड़े लंबे लंबे समय से इंतजार करते हैं, एक नौजवान को टिकट भी मिल गया, तो टिकट मिला, फिर इतनी बड़ी विधानसभा, काफ़ी बड़ी है, मैंने लोगों से मालूम किया। प्लानिंग इतनी जल्दी कैसे कर ली कि लड़ना है और यहाँ बूथ, मतलब बहुत मुश्किल होता है ना, चुनाव लड़ना आसान नहीं होता ना। देखिए, मैं सच बताऊं, जो व्यक्ति ज़मीनी कार्यकर्ता होता है, जिसको ज़मीन की हकीकत मालूम होती है, उसके लिए ये चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हो, मुश्किल होती हैं लेकिन उतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमको मालूम है कि कौन से इलाके में कौन व्यक्ति ज़मीन पर कार्य कर रहा है। हमको गुमराह करना मुश्किल होता है, हो सकता है मैं गुमराह होता हूँ, लेकिन बनिस्बत मुश्किल होता है एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के एतबार से।
तो हमारी प्लानिंग थी टिकट मिलने से 3-4 महीने पहले से ही। असल में मैं बॉम्बे और महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, तो मेरे पास संगठन था, मेरे पास कार्यकर्ता थे। उसके बाद जिस तरह प्यार, प्रेम, सम्मान मुझे शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले से मिला, वो जो कॉम्बिनेशन था, मुझे लगता है वो मेरे लिए उन कार्यकर्ताओं को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर असली सेना, उद्धव सेना नहीं, असली सेना का बहुत बड़ा एक कैडर है। कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत है। और जब पिछला लोकसभा हुआ था, इसको साउथ सेंट्रल बोलते हैं, तो इस विधानसभा में 29,000 की लीड थी महाविकास आघाड़ी को। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार था। उतनी मुश्किलें जितनी आनी चाहिए थी, मुझे लगता है इस अलायंस के कारण मेरे लिए चीज़ें आसान हुई थोड़ी। अच्छा, ये मैनेज कैसे किया? अखिलेश यादव आपको बहुत प्यार करते हैं, सौरभ को बहुत प्यार करती हैं, और सीट की थी वो सुप्रिया सुले जी फाइल कर रही थी, शरद पवार कर रहे थे, लेकिन ये अखिलेश यादव और उनके बीच में ये जादू कर कैसे लिया आप? ये जादू नहीं, असल में कहते हैं प्यार अंधा होता है। नहीं, शादी में या नहीं, राजनीति में? मतलब देखिए ऐसा होता है, हम वो लोग हैं जो राजनीति में भी प्यार यहाँ से करते हैं। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि राजनीति कभी भी यहाँ से नहीं करनी है, क्योंकि अपने दिमाग की नस नहीं फाड़नी। राजनीति यहाँ से करनी है, 2-4 धोखे खाएंगे, संभलेंगे, लेकिन राजनीति हमेशा यहाँ से करनी है। तो शायद अल्लाह के करम से मैं वो अपने भावनाओं को अपने नेताओं तक पहुँचाने में सफल रहा। सुप्रिया सुले से मेरे संबंध जो थे वो 2017 के थे, क्योंकि मैं टाटा इंस्टीट्यूट में जब जनरल सेक्रेटरी था और हम आंदोलन कर रहे थे, तो वो मुझे लेके दिल्ली गई थी तमाम मिनिस्टर्स से मिलने। तो एक वो में मेरी, फिर अखिलेश यादव जी के साथ जो रिश्ता था वो जो, और अखिलेश यादव जी और सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी और एनसीपी, असली एनसीपी का जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ है। उसके 2 कारण हैं कि दोनों पार्टियां जो है सोशलिस्ट पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं। दोनों के नेताओं को देश में चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार साहब को भी, और मुलायम सिंह यादव जी की पैतराबाजी तो आपने बधाइयों में और हर जगह जो है देखी है, जो मैं अक्सर आपसे किससे सुनता हूँ। तो ये दोनों परिवार हैं। बस इतना फ़र्क हुआ है कि जो बम्बई में समाजवादी पार्टी का ऑफिस है वो 2nd फ्लोर पे है, और एनसीपी का ऑफिस ग्राउंड और 1st फ्लोर पे है। तो मुझे 2nd फ्लोर पे से 1st फ्लोर पे जो है भेजा गया। आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अभी आपने देखा होगा, मैंने कहा अभी यहाँ पूजा बैठी हुई है, मन्नू यहाँ आए हुए हैं, इकरा हसन आ रही हैं, धर्मेंद्र यादव जी से मैंने रिक्वेस्ट की है। तो हम लोग परिवार हैं। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव के अंदर सिंबल, कैंडिडेट, ये मायने ही नहीं रखता, और मेरा टिकट उसका कहीं ना कहीं उसकी ओर इशारा करता है। मायने ये रखता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ जो पिछले 3 सालों में खिलवाड़ किया गया। महाराष्ट्र देश की राजनीति को ये बताता कि राजनीति में करना क्या है, लेकिन इन 2.5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने ये बताया है कि क्या नहीं करना है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा एक कंसेंसस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द होती थी। अब ये खोके सरकार के नाम से जाने जाते हैं। देश के अंदर देश भर की मेरी महिला मित्र कहती थी कि बम्बई और महाराष्ट्र में हमें सुरक्षित महसूस होता है। अब वो ये कहती हैं कि बदलापुर हो जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, राम मंदिर बना, वो भी टपक रहा था जल्दबाजी में उद्घाटन करके, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया। बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है ये, यहाँ के लोगों के लिए सम्मान, यहाँ के लोगों के लिए संविधान, ये बहुत मायने रखता है, और उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। आप कह रहे हैं राजनीति आप दिल से करेंगे, लेकिन राजनीति बड़ी शतरंज पे बिसात बिछा के तिकड़म से की जाती है। उदाहरण देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को कहती थी ये दाऊद का आदमी है, ये दाऊद का हाथ है, वो नेता बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो और उनका परिवार। राजनीति इसे कहती हैं। और बीजेपी का डिप्टी सीएम कहूँगा मैं उसको सीधा सीधा, वो डिप्टी सीएम जिस आदमी को बीजेपी दाऊद इब्राहिम कह रही है उसको टिकट दे रही है, तो आपका दिल रहेगा या फिर जो टिकड़े में राजनीति की होती है उनसे कैसे हटेंगे? तमाम बड़ा पैसा है, बड़ी ताकत है, और फहाद लड़ रहे हैं अपने उसी जेएनयू वाले से, उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जोश से और उसी हिम्मत से। इस बड़ी ताकत का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, अगर देश में पैसे से राजनीति होती तो अंबानी और अडानी नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना के राजनीति नहीं करते, खुद प्रधानमंत्री बनते। अगर देश के अंदर पैसे से राजनीति होती तो बिरला और टाटा महात्मा गांधी जी को आगे नहीं करते। आज भी इस देश के संविधान की ये ताकत है कि पैसों से चुनाव नहीं जीते जाते। हाँ, पैसों से हो सकता है कि अपने नॉमिनेशन में 2000 लोग बुला लिए जाएं, लेकिन उन 2000 लोग, मुझसे लोग ये कहते हैं कि उनसे तो हम 300 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वोट तो हमें आपको करना है। अच्छा, कई लोगों ने मुझे ये बात बोली। अच्छा। मैं कुछ नहीं बोलता उनको, मैं कुछ नहीं बोलता। काफ़ी सारे लोग आते हैं मुझसे इस तरह की बात करते हैं। तो मैं, देखिए, मैं कोई ऐसा फेवर किसी से नहीं लेना चाहता जिस फेवर के कारण मुझे गरीब जनता के साथ खड़े होने में मजबूरी लगे। इसलिए मैं इस तरह से चुनाव लड़ रहा हूँ। और रही बात देखिए दाऊद इब्राहिम जी के रिश्ते थे, ये सब कोर्ट में हैं चीज़ें।
और मैं एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। न्यायपालिका क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सबके सामने है। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हूँ। मैं कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। अच्छा, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव लड़ने से पहले, आपने कोई बड़ा वादा किया आलू शक्ति नगर को लेकर? देखिए, मैंने कहा मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है कि जिस मुश्किल परेशानियों में मैंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है, उस मुश्किल परेशानियों में अणुशक्ति नगर के बच्चे नहीं रहेंगे। 10 साल विधायक थे नवाब मलिक साहब, और उसके बाद भी स्कूल तो छोड़िए, आप क्योंकि इस्लाम इलाका है, छोटे छोटे घर होते हैं, पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, लाइब्रेरी नहीं बना पाए। 10 साल विधायक थे, कोई एक ऐसा स्कूल नहीं बनाया जो बच्चों को 10 साल विधायक थे, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। क्या बोलते, लोग कहते हैं कि वो मंदिर में पैसे दे देते हैं बनाने के लिए, मस्जिद में, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन ये काम तो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट भी कर सकता है। हाँ, एमएलए का काम ये होता है कि वो रूपरेखा तय करे कि आने वाले 15 सालों में हमारा इलाका होगा कैसा। यहाँ पर आज भी पानी की समस्या है। हम दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल में बैठे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद पानी पीने का पानी नहीं है। इधर की चीता कैंप की तरह जाएंगे, डी सेक्टर अम्बेडकर खाड़ी में पीने का पानी नहीं है। मैं तो कल मुझे अफसोस हो रहा था जब मैं भारत नगर की पहाड़ियों पे चढ़ रहा था कि ये नवाब मलिक जी की जो बेटी हैं, ये किस मुंह से लोगों से टिकट मांगने जा रही हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी एक नेता होने के नाते कि मैं इनसे वोट कैसे मांगूं। क्यों? क्योंकि इन लोगों, हमारी जनता को इन्होंने जिस तरह से इनका इस्तेमाल किया है राजनीति में, वो मैं रोकने आया हूँ। तो इसलिए वादे तो सब करते हैं, क्रियान्वयन फात करें। अच्छा, पूरे टोटल, चूंकि आप तो बहुत एक्टिव हैं अरुण शक्ति नगर के अलावा भी, महाराष्ट्र में मैंने देखा मोदी से ज़्यादा होर्डिंग मुझे राज ठाकरे का नजर आया। यहाँ भी कुछ गेम वेम चल रहा है क्या? राज गेम चलता रहता है, और देखिए, बस मुझे इतना पता है कि रंगा बिल्ला दिल्ली में जितने गेम चलाते हैं, शरद पवार जी उसको महाराष्ट्र में ठप कर देते हैं। ओके। उनको गेम चलाने दीजिए। लोकसभा में क्या तो हुआ शरद था पवार ने आपके लिए कोई गेम साथ बिछा रखी होगी? बिल्कुल, उन्होंने मुझे टिकट, देखो लोगों ने सवाल पूछा, इतने यंग उम्र को टिकट दे दिया। मैंने कहा मेरी काबिलियत छोड़ दो, आप शरद पवार साहब की काबिलियत पे शक मत करो। हाँ, ठीक बात है। वो आप भी तो एक बड़ी चर्चा, मुझे बड़ी हंसी भी आई। सौरभ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कुछ गोदी मीडिया की अखबार देखे, चैनल देखे, उसमें लिखा था सौरभ भास्कर के पति हैं इसलिए टिकट मिल गया। मुझे हंसी इसलिए आई कि आपसे कम वो आदमी नहीं जूझा है। आप भली फिल्मों की बड़ी अदाकारा रही हो, इसलिए लोग थोड़ी जानते हो, लेकिन जो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो फसल तैयार होती है, उसमें ये आदमी आपसे ज़्यादा एक्टिव रहा है, आपसे ज़्यादा जूझा है। तो उसकी काबिल, आपने जब ये खबर पढ़ी तो आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो ये हंसी आती है कि मतलब अगर मेरे बारे में होता तो स्वरा भास्कर को टिकट मिलना चाहिए था ना। हाँ, सही बात है। तो आप मतलब स्वरा भास्कर के पति को देने से क्या मतलब है? आपको एक्टर और बॉलीवुड का ही वो ग्लैमर का ही एलिमेंट चाहिए था, तो मुझे देते थे टिकट। ऐसा तो नहीं किया सुप्रिया जी ने और शरद पवार साहब ने। टिकट तो इन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि वो लोग जो फहाद की क्वालिफिकेशन पर डाउट कर रहे हैं ना, कि उसे टिकट क्यों मिला, वो ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति बहुत सिनिकल है। वो बड़ी, मतलब उनकी राजनीति में उम्मीद नहीं है, उनकी राजनीति बदलाव के लिए नहीं है। उनकी राजनीति ऐसी है कि जो स्थायी, एक वो क्या कहते हैं, दलदल वाली राजनीति है कि जैसा है वो, जहाँ फंसे हुए हो वहीं फंसे रहो, वही चीज़ें करते रहो, 3-5 उसी दलदल में थोड़ा ऐसे करो। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो प्रगतिशील राजनीति में विश्वास रखता है और जो बदलाव के लिए राजनीति कर रहा है, सामाजिक बदलाव के लिए राजनीति कर रहा है, उसे फहाद के कैंडिडेचर और उम्मीदवारी पे अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लग सकता है। एक हास्यास्पद बात आपको मैं और बताता हूँ। हमारे देश में महिलाओं को कैसे जाना जाता है? संजय शर्मा जी की पत्नी, संजय शर्मा जी की माँ, फहाद, इस तरह से महिलाओं को जाना जाता है। सना मलिक जो खुद महिला हैं, वो ये बात को बोल रही हैं कि एक अभिनेत्री का पति होने से बेहतर है मैं नवाब मलिक की बेटी हूँ। मतलब ये इतना हास्यास्पद था कि अगर आई एम प्राउड टू बी हस्बैंड ऑफ स्वरा, ये मेरी मेंटोर है, हम लोग कॉमरेड्स हैं, हम लोग आंदोलन साथ में करते हैं, प्रेम साथ में करते हैं, परिवार साथ में चलाते हैं। जहाँ मैं गलत होता हूँ तो एक महिला के मुंह से ये सुनना, लड़ाई साथ में करते हैं। अभी हम झगड़े में हैं, अभी झगड़ा मैं ये पूछने जा रहा था कि जो घर पे होता है ना, जब नेता का घर होता है, मैंने बहुत नेताओं के घर देखे, वो पूरे घर में भीड़ होती है, मतलब आपके वोटर होते हैं, आपको प्यार कर रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते वो ड्राइंग रूम में बैठे, वो बेडरूम में भी आएंगे, वो किचन में भी आएंगे। आप चलिए ना घर में, हमारा घर इस बार बॉयज हॉस्टल बना हुआ है। अलीगढ़ एएमयू का एक और विंग हमारे घर में खुला हुआ है। तो ऐसे में जो पत्नी है, छोटी बच्ची भी है आपकी पत्नी,
तो उस पत्नी के मन में कभी गुस्सा आता है, ये पति कहाँ मेरा, ये चुनाव ना लड़ने में आ गया, मतलब मेरी तो बिल्कुल। मैं तो अक्सर इसे मजाक करती हूँ कि भाई 23 तारीख को तुम 20 को वोटिंग हो जाए, अपना कैंपेन हो जाए, वोटिंग हो जाए, 23 को इंशाल्लाह भगवान करे तुम जीत जाओ, उसके बाद 24 से ना 2 महीने तक मुंह नहीं खाऊंगी, मैं तो भाग जाऊंगी अपनी बच्ची लेकर। बट आई एम मतलब नहीं, बट मैं ये कुछ भी बोले सर, हाँ, मैं चेहरा हूँ, हाँ, मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, मैं किस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी का रियल टाइम डेटा क्या है, मैं सारा मैनेजमेंट, मतलब सर आपको मालूम है कि स्वरा को देख के हमेशा लगता है कि स्टार जो होते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं, वो हम जैसे लोग ही होते हैं। इसको देख के कभी ये लगता ही नहीं है कि स्टार किसी दूसरी हाँ, दुनिया के आते हैं। हाँ। ये हम लोगों ने देखा है, तो सब कुछ ये कर रही हैं। बस मुझको मतलब सच बता रहा हूँ मैं। ये थोड़ा पत्नी के लिए पॉलिश वाली बातें होती है जो ये कर रहा है ना अभी, पत्नी खुश रहनी चाहिए। अच्छा थोड़ा बताइए कि आप जब बोलती हो ना कभी कभी तो आग लगती है। पिछले दिनों में आपने भाषण दिया उमर खालिद को लेके, पूरी दुनिया में शायद वो आपका वायरल हुआ कि आपने कहा कि मैं इसलिए जेल के बाहर हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। ऐसा कोई आग वाला बयान अभी तक आया? इनके चुनाव में अभी तक नहीं आया। अभी इनके चुनाव में मैं थोड़ा ऐसे मैंने इतना चपरासीगिरी का काम दे दिया कि मेरे को ना सेलिब्रिटी हाउ टू बिकम सेलिब्रिटी टू कार्यकर्ता, ये इस चुनाव में मैंने सीखा है। टाइम ही नहीं दिया कि ये कुछ इस तरह का सोचें, कि मैंने इनको वर्कर मैनेजमेंट में लगा दिया है ना। ये देखिए मैंने लगा दिया, ये पति वाली फीलिंग में निकल आती है। अरे भैया मेरे किसी दिन मेरे से इंटरव्यू करना अलग से, मैं बताऊंगी जिनका चुनाव होने दो, इनका चुनाव होने दो, इनकी चुनाव पे किसी किस्म की नजर नहीं लगानी मुझे। बट नहीं, आई रियली फील कि सबसे इसमें इस पूरे दौरान मुझे जो सबसे अच्छा लगा, देखिए हम नए हैं राजनीति में और हमें इसमें कोई मतलब कोई नहीं, राजनीति में पुराने हैं, इलेक्टोरल राजनीति में नए हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है मैं 11वीं क्लास से राजनीति कर रहा हूँ। हाँ मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो रहा है, अलग चीज है, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं और ये जो है ये महाविकास अघाड़ी एक अलायंस का चुनाव है, तो यहाँ कई सारे और भी बड़े बड़े हमसे बड़े मतलब इनसे बड़े नेता हैं, ये तो फिर भी बच्चा है, बड़े लोग हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कद्दावर लोग हैं। तो हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई हिचक नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और आप हमें गाइड कर सकते हैं और करिए। और उन्होंने भी बहुत दरिया दिली दिखाई है, जो जितने भी MVA के यहाँ लोकल लीडरशिप भी है, उन्होंने बहुत दरिया दिली दिखाई है और सब साथ में हमारी हेल्प कर रहे हैं। और बाकी जो भीड़ भाड़ की बात है और जो एक नेता, ऑफ कोर्स हमारे घर में सैलाब आया हुआ है, मैं नीचे आती हूँ तो मुझे खुद अक्सर 200 लोग हैं, मुझे पता नहीं कौन हमारे घर में है, पर मैं ये मानती हूँ कि ये प्यार है। लेकिन सर एक चीज और बताऊं, बम्बई की राजनीति में लोग अपने घर से राजनीति नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। ये अपना शुरुआत की अच्छी बात। मैंने ये बम्बई में कोई भी नेता अपने घर को, हमारा सेंट्रल ऑफिस में लोग कम जाते हैं, घर पे हमारे जाते हैं। सेंट्रल ऑफिस खाली है हमारा। अच्छा, घर पे खाली पड़ा हुआ है, घर पे चलता है, 300-400 लोग हर वक्त रहते हैं। आप लोग उसमें भी ऐसे ही रहते थे ना हॉस्टल में? वो जो मैं बोल रही हूँ ना, आधा मेरा घर JNU हॉस्टल, आधा AMU हॉस्टल ऐसा लग रहा है, सर सैयद हॉल है। कुछ सारे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस तो आए होंगे ना चुनाव प्रचार करने के लिए, बहुत सारे नहीं है अभी तक। ये कुछ वो कर रही हैं, जाति कर रही हैं आपके साथ? इनके तो सब सखा दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात जरूर हुई। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच में? सर ये मुद्दा अलग है, ये चुनाव अलग है। ये इसलिए चुनाव अलग है क्योंकि ये देश की, महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव जो है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता मैं सच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस चुनाव का जनता इंतजार कर रही थी। जनता बटन दबाने के लिए और स्याही का इंक लगाने के लिए वेट कर रही थी कि हमें गद्दारों को जवाब देना है। तो शायद इस चुनाव में इतना महत्व नहीं रखता कि कौन। सरा, एक देश के समय हरियाणा चुनाव के बाद खास तौर से जिन लोगों को बहुत उम्मीदें थी वो थोड़ा सा निराश हुआ और उसको लगा कि इस जो माहौल है इस समय में, खास तौर से महाराष्ट्र में, बटोगे तो कटोगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसका जवाब भी लोगों ने दिया, यहाँ के लोगों ने। लेकिन जो राजनीति की जा रही है, दो धर्मों के बीच नफरत की राजनीति की जा रही है। कल मैं किसी नेता का बयान बहुत अच्छा देख रहा था, उसने कहा कि बात बिल्कुल सही है, ये कहो कि हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है, एक साथ मैंने नारा दिया है। मैंने कहा अगर हिंदू मुसलमान बटेगा तो ये लोग देश को काट देंगे। बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुसलमान एक रहेगा तो देश एक रहेगा। एक बार ये काट भी चुके हैं। हाँ, वो भी इतिहास आपको पता है। बिल्कुल सही है। सरा, क्या लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव क्या देश की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखिए अब ये आप लोग पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हो, आपके ट्विटर पे दिन भर इतने भयंकर ट्वीट होते हैं। वो तो मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है चीजों को लेकर, पर मुझे लगता है कि देखिए मैं इलेक्टोरल रिजल्ट पे उतना नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है हिंदुस्तान
जिस राजनीतिक बीमारी से ग्रस्त है, जो नफरत है, और जो एक नफरत की राजनीति शुरू हुई है, जो 10 साल से शुरू हुई है, वो सिर्फ इलेक्शन में नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि वो जहर जो है ना, वो हमारे समाज में अभी अंदर तक जा चुका है। तो उसके लिए हमें जो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उसके लिए हमें एक पूरी तरीके से सामाजिक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स करनी है, जिसका मुझे लगता है कहीं पे एक एग्जाम्पल जो राहुल गांधी ने अपने पर्सनल लेवल पे भारत जोड़ो यात्रा किया, वो एक ऐसा एफर्ट था। तो ऑफ कोर्स इलेक्शन और चुनाव का जो रिजल्ट था, उसका जो 3-5 आगे पीछे होगा वो होगा ही, पर मुझे लगता है कि कल को अगर सरकार पूरी तरह से बदल जाए केंद्र में, फिर भी हम पूरी तरीके से नफरत से निजात नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नफरत कहीं पे समाज के एक तबके के दिल में बैठ गई है। तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए वो पॉलिटिक्स वो है जो हम हमेशा से कर रहे हैं, जो एक्टिविज्म वाली पॉलिटिक्स है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम सिर्फ चुनाव सोचते हैं, पर एक्चुअली पॉलिटिक्स इज समथिंग जो साल भर चलनी चाहिए, जो सारे टाइम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बिल्डिंग जो है वो तो सारे टाइम चलते रहनी चाहिए। तो अगर ये जीतते हैं तो ये एक विधायक एक्टिविस्ट है, कैसा ऐसा एक्टिविस्ट भाई मेरी उम्मीद है कि अगर जीत गए, और आई होप जीत जाएं, कि ये इनके अंदर का एक्टिविस्ट बचा रहे, विधायक नहीं सर, बन मैं दुआ जाएंगे। करता हूँ हमेशा, मैं अल्लाह से जब भी हाथ फैलाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरा दिल कभी सख्त ना हो। और ये मैं बहुत पहले से दुआ करता आया हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। कुर्सी अक्सर लोगों को बदल देती है, और जिसका दिल नरम रहता है वो अपना इतिहास नहीं भूलता। मजे की बात बताता हूँ मैं आपको कि अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था, टिकट की कश्मकश थी। मैं उन सड़कों पे जाके सुबह 7 बजे बैठा जिन सड़कों पर मैं सोता था, इतना सुकून मिला मुझे, मैं सब भूल गया। मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो अपनी जमीन और अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई, स्वरा जी आपने तरफ से बढ़िया, थैंक यू। तो ये थे फहद, और बहुत खूबसूरत दंपत्ति है ये, प्यार से, नोक झोंक से। हम सीएनआरसी के आंदोलन में मिले थे, तो आपने बताया नहीं सर। वो तो शुरुआती वहीं से अच्छा, करी, आपने ठीक सुना ही है। कहा। आजकल नेताओं का दिमाग थोड़ा गायब रहता है, गाय तो बेचारा फंसा रहता है। तो ये बहुत प्यारे दंपत्ति हैं जो दिन भर सुबह शुरू करते हैं चाय पीने से, एक मुद्दे पे बहस करते हैं, और रात तक कई मुद्दों पे बहस होती है। वो घरवाली नहीं होती है कि तुमने यहाँ खाना खाया है या तुम उसके साथ गए। बहस होती है देश में सामाजिकता आने वाले पे, दुनिया के बदलते हुए रूप पर। और बहुत अच्छी बात की स्वरा ने कि वो चाहती हैं उनका पति जीत जाए, विधायक बन जाए, तब भी उसके अंदर का एक्टिविस्ट जिंदा रहेगा। बताइएगा मुझे कैसी लगी बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।